आज हम बेसिक्स को शुरू करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1773 टू 1858। दिस इज वेरी मच फेमस इनटू द नेचर कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आए थे और वो 1858 तक कैसे चले, आज हम इन सारों को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसको फर्स्ट एक्ट भी बोला जाता है अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू दैट इनटू द सिविल सर्विसेज आपको ये ज्यादा पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना रादर देन क्या पढ़ना है। द डे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि क्या नहीं पढ़ना, your 70% of the examination will be solved. And the second thing that you need to understand about the second thing, that is how to read the newspaper. That we will be having the separate kind of class on that. Okay, so here we are having the regulating act of 1773. Let's just understand about this act. The regulating act of 1773, formerly the East India Company Act, was the act of the parliament by Great Britain intended to overhaul the management of the East India Company's rule into the India. तो इसको समझते हैं हम थोड़ा। When the East India Company entered into the India, see, one thing that you should understand, that Britishers are having one tendency that they used to frame the laws. उन्हें laws बनाने की बहुत आदत है, and during from that time period, उस टाइम तो वहां पे तो शुरू से monarchy रही है, that is into the Great Britain, and even during that time period into the 1773 when the East India Company entered into the India, the East India Company was given the powers by the Britain in the form of the act. Okay, like if anybody ask what is the act, एक्ट बनने से पहले वो क्या है, एक्ट बनने से पहले है वो बिल, एंड बिल से पहले वो क्या है, ड्राफ्ट। इसको समझा देता हूं मैं 2 मिनट के लिए, प्लीज को ध्यान समझिएगा। व्हाट इज ड्राफ्ट, बिल एंड एक्ट, अंडरस्टैंड अबाउट टेक इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम द प्रेजेंट पार्लियामेंट। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, हमारी संसद चलती है, तो व्हाट इज ड्राफ्ट, मान लीजिए सपोज देयर इज एनी मेंबर पार्लियामेंट, ही ब्रोट अ प्रपोजल दैट वी वांट अ लॉ ऑन द जीएसटी और वी वांट अ लॉ ऑन द लव जिहाद, या फिर हमें गोरक्षा के ऊपर कोई कानून चाहिए, एनी काइंड ऑफ लॉ दे आर सेइंग अबाउट, सो दे प्रपोज्ड दैट टॉपिक और दैट एजेंडा इनटू द पार्लियामेंट फर्स्टली इनटू द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट। पहले ड्राफ्ट दिया जाएगा टू द स्पीकर और टू द चेयरमैन। स्पीकर इज देयर इनटू द लोकसभा एंड चेयरमैन इज देयर इनटू द राज्यसभा। उनको दिया जाएगा कि हम ये आपको ड्राफ्ट दे रहे हैं और आप बताइए कि इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है और इसके ऊपर कानून लाना है। देन दैट ड्राफ्ट विल बी एक्सेप्टेड, ओके, एंड आफ्टर दैट दैट ड्राफ्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बिल, एंड a bill is a proposed legislation. Understand about this? What is a bill? A bill is a proposed legislation, and printed copies of the bill will be distributed to all the member parliament, to all the sansads, okay, to all the sansads. Printed copies of the bill will be distributed और उसके ऊपर डिस्कस होगा। Then after that vote होगा। If that bill will be passed by both Lok Sabha as well as the Rajya Sabha, that bill will be sent to whom? That is to the President of India. And if that bill is being passed or approved, or President gave the assent to that bill, okay, that bill will become a act. Okay, तो सबसे पहले the initial stage is draft, the second stage is bill, and if that bill is passed, that bill will become a act or law. Okay, so दोबारा अपने टॉपिक पर आ जाइए। So the Great Britain intended to overhaul the management of the East India Company rule into the India. Basically, how the East India Company will work into the India. For that purpose, regulating Act of 1773 was being drafted. Okay, देखिए पॉइंट्स में इन चीजों को याद कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स इनटू द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। आपको रट्टा नहीं मारना इन चीजों का, कंसेप्ट की क्लैरिटी लानी है। डू नॉट सी ऑन द स्क्रीन फॉर अ मिनट, जस्ट अंडरस्टैंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू द इंडिया, दे एस्टैब्लिश्ड द सिस्टम, and for regulating the entire of the work they introduced the regulating act of 1773, and the Great Britain proposed a law, and that law was being passed into the Britain, and that law was called as the regulating act of 1773, through which how the management of the East India Company will be into the India. For that purpose regulating act of 1773 was being established. आगे देखते हैं इसे।
The act did not prove to a long-term solution to concerns of the company affair. Pitt's India Act was thereof subsequently enacted in 1784. देखिए ऐसे पॉइंट्स आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना होगा. ओके, these kind of points are generally asked into prelims, means रिटर्न का टॉपिक नहीं है. As a more radical reform, it marked the first step towards the parliamentary control over the company and centralized administration into the India. Let's understand about this. बहुत अच्छा लिखा गया और बहुत अच्छा बताया गया है इसके अंदर. What is being said into this? कि जो पिट्स द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 it didn't work into good direction. So later on, why it was not working? Because इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली गई थी, कुछ ऐसे प्रोविजंस. आपको इन एक्ट्स को नहीं पढ़ना, आपको इन एक्ट्स की सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपको पूरे एक्ट के बारे में नहीं पढ़ना. तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इट वाज नॉट वर्किंग इनटू गुड मैनर. सो the Britain introduced another act into the India, which is called as the Pitt's India Act, okay, which was introduced in 1784, and it removed the regulating act of 1773. अब जो Pitt's India Act आया, इसने क्या करा? It established parliamentary control over the company and centralized administration in India. The first thing that was being done by the Pitt's India Act, वैसे तो if we started discussing about, मैं आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ा सकता हूँ Pitt's India Act, बट अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में. तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसने दो चीजें करी है. विच आर द टू थिंग्स दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट? फर्स्ट थिंग, दैट इज द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट द कंप्लीट ईस्ट इंडिया कंपनी, द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी हैंडल्ड बाय द पार्लियामेंट. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज द पार्लियामेंट इनटू द ग्रेट ब्रिटेन. ओके, एंड डायरेक्टली द अफेयर्स विल बी गिवन टू द क्वीन आल्सो. अंडरस्टूड विद दिस और नॉट? कि पूरा कंट्रोल इसके ऊपर कौन रखेगा? ब्रिटेन. और जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, उसके अंदर इस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पिट्स इंडिया एक्ट. एंड द सेकंड थिंग दैट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट इज दैट? दैट इज द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द इंडिया. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये काफी बड़ा एक रिफॉर्म था कि जो इंडिया, देखिए दो टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, या फिर दो टाइप के आपके, इफ आई गो इनटू द डिटेल, देयर आर टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स. One is centralized and the other is decentralized. Our system post independence, means after independence, is a centralized, decentralized system. I beg your pardon. After 1947, our Indian system is a decentralized system. Pre-independence, it was a centralized system. Okay. सेंट्रलाइज सिस्टम, पहले तो आपको समझना होगा दैट व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिवाइडेशन ऑफ पावर और द डिवीजन ऑफ पावर. जैसे आफ्टर 1947 वी डिवाइडेड द पावर फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, स्टेट टू द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू द म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी टू द पंचायत. दिस इज कॉल्ड एज द डिसेंट्रलाइजेशन, where each and every authority is given some amount of power. Okay, सबको अधिकार है बोलने का. Like you understand about that ना? Like this is called as a democratic decentralization. CGST, you pay the bill into McDonald's or some other kind of supermarket, any kind of place. You pay two kind of tax into the CGST and SGST. CGST stand for the center GST and the SGST stand for the state GST. तो ये पूरा डिवाइड है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है कि दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलप किया गया है. अंडरस्टैंड अबाउट दिस. द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल कम इनटू द फ्यूचर आल्सो, दिस काइंड ऑफ टॉपिक, बट मैं आपको अभी भी समझाता हूं व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. दैट बोथ द ऑर्गेनाइजेशन और बोथ द इंस्टीट्यूशन और ऑल द इंस्टीट्यूशंस इनटू द गवर्नमेंट विल कोऑपरेट विद ईच अदर इनटू द वर्किंग. दैट इज कॉल्ड एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. और decentralization, I think so everyone is clear, division of power among the various branches of the government और the center state की कैसे पावर को डिवाइड किया गया. अब सेंट्रलाइज सबको समझ आ ही गया होगा. व्हाट इज सेंट्रलाइज सिस्टम? दैट वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड एट सिंगल प्लेस. जो पावर का केंद्र है वो एक ही जगह स्थापित कर दिया गया. बहुत सारी कंट्रीज, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, देयर आर लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम which are being centralized into the past and which later on became decentralized. For example, firstly we'll take at the international level, like you take the example of the Russia. Okay, when it was USSR,
during the time period of the Vladimir Lenin, during the time period of the Joseph Stalin, or up to the time period of the 1991. The USSR as a system was a highly centralized system. मतलब जहां पे पावर का केंद्र एक जगह पर बना दिया गया. अंडरस्टैंड अबाउट दिस. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज एट सिंगल प्लेस, तो मतलब डेमोक्रेसी खत्म हो गई. ओके. और आप एक तरीके का क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? एनार्किज्म. आप अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ये जल्दी ही टूट जाते हैं. These kind of system usually get broken after a time period, or this was one of the main reason behind the disintegration of the USSR. Okay, what was one of the prime reason behind the disintegration of the USSR was that the power that was being concentrated, that let me give you an example into this. What happened into the USSR, that all the decisions of the USSR was a very big system. Okay, Union of Soviet Socialist Republic. Please understand the topic in detail. USSR stand for the Union of Soviet Socialist Republic. Okay, अब USSR में सिर्फ रशिया नहीं था. There are a lot of countries, Latvia, Lithuania, Belarus, Estonia, lot of countries were there which are now independent countries. जो अब independent है after 1991, उनके अपने प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर हैं. बट उस टाइम पीरियड में वो सारी कंट्रीज सुबॉर्डिनेट थी रशिया के, एंड रशिया वाज द कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम. अब जो रशिया या फिर बाकी सब कंट्रीज के अफेयर होंगे, दैट विल बी डेल्ट बाय हुम? दैट विल बी डेल्ट बाय द मॉस्को. ओके, तो इट मींस दिस इज अ सेंट्रलाइज. फॉर एग्जांपल इंडिया में हम ऐसा कर दे कि भाई स्टेट्स में कोई सीएम नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है, सारे ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन बाय हुम? दैट इज बाय द सेंटर. ओके, तो इससे डेमोक्रेसी की एब्सेंस हो जाएगी. और यही ब्रिटिशर्स ने किया था कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था उसे क्या बना दिया इन लोगों ने? दैट इज द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द इंडिया, जिससे उन्होंने इंडिया के ऊपर पूरी पकड़ बनाने की कोशिश करी. लाइक इनटू द, आप हिस्ट्री में आपके रिस्पेक्टिव टीचर पढ़ाएंगे आपको, लाइक वेस्ट बंगाल को डिपार्टीशन ऑफ बंगाल, या फिर एक ही जगह गवर्नर जनरल का ऑफिस कर दिया गया. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सब डिविजन जो बनाई गई, बट जो फाइनल अथॉरिटी थी ब्रिटिशर्स में वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहती थी. सो दैट्स व्हाई द पिट्स इंडिया एक्ट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, व्हिच रिप्लेस द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. और पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? दैट इट क्रिएटेड टू काइंड ऑफ थिंग. वन इज द parliamentary control over the East India Company, and what was the second thing done by them? That is this is very much important, that is the centralized administration into the India. Okay, so this was the information regarding the regulating act of 1773. Okay, let's start with this. So here we were discussing about the regulating act of the 1773. In advance I am telling you that these type of questions can be asked into two subjects. One is the Indian polity and constitution, and second is the history. These topics are also the parts of the subject of the history. So please do remember about this, that it is not mandatory that this topic of regulating act 1773 will be only asked into the subject of Indian polity or constitution. It can also be asked into the subject of the history. However, any of the teacher can teach you these kind of topics. Preferably these kind of subjects or topics are relevant more for a teacher who is having a background of law or constitution. However, at some institutes you will be finding that these topics are also taught by the teacher of the history, but preferably generally that it should be taught by a teacher who is having a background of the law or the constitution. So I think so everyone is clear with the regulating act of 1773.